नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यूपी पीसीएस के टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको कुछ एमसीक्यू दिखाते हैं, इस वीडियो का एक ओवरव्यू देते हैं। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन प्रकार के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से 1857 की क्रांति के क्वेश्चन होंगे और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 1, डी है 4। तो संघवाद जो होती है अवधारणा, उसमें कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसमें 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, एक राज्य होता है, एक केंद्र होता है, 2 संस्थाएं होती हैं। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में पहली बार किस वर्ष में लाया गया था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1984। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1991। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। स्तर पूछ रहा है, तो कितने स्तर होते हैं। 2, 3, 5, 4। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन होगा इसका बी, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है, यानी किस सूची में शामिल है। वो सूची बतानी है, समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची और राज्य सूची। तो इस किस सूची में शामिल है। ये पशुधन और निकाय जो है, पशुधन और पशुपालन राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची है, राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 137, ऑप्शन बी आर्टिकल 144, आर्टिकल सी 121, आर्टिकल डी 157। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 144। आगे देखते हैं कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन ए 12, 15, 20 और 10। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 20। 20 जो है वो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न संदेहों और विवादों की जांच, सामान्यतः हमें लगता है कि चुनाव से संबंध विवाद है तो चुनाव आयोग हल करेगा, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। इसकी ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। दिल्ली के उच्च न्यायालय, राज्यसभा के सभापति, लोकपाल और सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर आपको पता है। जी हाँ, बिल्कुल पता है और सही पता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। और एक नया क्वेश्चन करता हूँ, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। राष्ट्रपति को। यानी तुम उनकी पीठ खुजलाओ, हम तुम्हारी पीठ खुजलाएं। लेकिन ये तो एक मजाक हुआ, ऐसा नहीं है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किसे त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र अपना देता है उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। तो कौन किसे त्यागपत्र देता है, हमें याद रखना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होकर हमारे सामने परीक्षा में हाल में उपस्थित हो सकता है, और हम उसके राइट आंसर को देख करके अपना एक अंक बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्ष या वर्ष तक जारी रहेगी, उसके बाद नहीं। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। यानी जब तक कि कोई कानून के लागू होने के तुरंत बाद, यानी पहली बैठक जब कोई संसद बनती है, हमारी सरकार चुन के आती है, तो कितने वर्ष तो जारी रहती है। अगर भंग ना हो तो जारी रहती है 5 वर्ष तक। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4
भारत के संविधान के भाग 4 के स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, यानी राज्य क्या नहीं देना चाहता है। भाग 4 इसमें महत्वपूर्ण शब्द है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की बात वो देने की आशा नहीं करता है। आगे देखते हैं कि ऐसा कौन सा पहला क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, दादर और नगर हवेली। आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन या टैपिंग संविधान के उल्लंघन में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 24, आर्टिकल 22। तो फोन टैपिंग का विरुद्ध अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का एक बन के आता है क्या? मैचिंग। तो आपको ना कि उत्तर प्रदेश के, आपको मध्य प्रदेश के भी, आपको राजस्थान के भी, आपको त्रिपुरा के भी और आपको असम के भी पता होने चाहिए, यानी अन्य राज्यों को भी पता होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के कितने लोग राज्यसभा सदस्य बनते हैं? आपको पता होगा 31 लोग। कितने? 31 लोग। और लोकसभा में कितने बनते हैं? 80 लोग। ठीक है। निम्न इसमें क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? आपको मौलिक अधिकार नहीं बताना है। 3 अधिकार होंगे मौलिक, एक नहीं है। आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आवागमन का अधिकार है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल आवागमन का अधिकार हमें है। हमें स्वतंत्रता के तहत आवागमन की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारा मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? हमारा मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। तो राइट ऑप्शन हुआ, तो हमारा इसका आंसर कौन सा हुआ? हमारा हुआ डी, संपत्ति का अधिकार। दरअसल संपत्ति का अधिकार मौलिक यही क्वेश्चन आपसे 1974 से 75 से पहले पूछा जाता तो इनमें से एक लिखा होता, इनमें से कोई नहीं, वो सही होता। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? ये संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है। 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब मैं ये लिखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं कथन आपको बताना है। इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। आर्टिकल 51A के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया। बिल्कुल बनाया। आर्टिकल 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्टिकल 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी। ये 3 तथ्य जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्र क्वेश्चन बन सकते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल की शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 45 में है, जो निर्देशक सिद्धांत है। इसी प्रकार से आर्टिकल 51A में है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अपने माता पिता पढ़ाएंगे, उनसे काम नहीं कराएंगे। ठीक है, उन्हें शिक्षा देंगे, सरकारी स्कूल में उन्हें भेजेंगे। और आर्टिकल 21 है, तो इसी तरीके से आर्टिकल 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इसलिए संविधान संशोधन की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक वीडियो इसी ऐप पर है, इसी भी चैनल पे है, आप जाके उसे देख सकते हैं अगर आपकी क्लियर नहीं है। अगर आप क्लियर हैं तो स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। तो इनके नाम देख लेते हैं। जस्टिस महाजन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस वीर स्वामी। तो इसे कौन से स्वामी हैं? ये आर्टिकल, ये इसमें कौन से हैं?
जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका 32A कि 48A, ठीक है, कि 39A, इसी तरीके से 43A, यानी कौन सा है? इसका राइट आंसर है 39A। 39A जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। आगे देखते हैं कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? खर्च ज़्यादा हो जाता है, मिलता कम है, तो फिर वो क्या है? खर्च ज़्यादा हो गया, दोषपूर्ण वित्त पोषण, बजट घाटा, दोषपूर्ण राजस्व, घाटा राजस्व, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं बजट घाटा। कहते हैं हमारा इसमें बजट घाटे में चल रहा है। क्यों? क्योंकि खर्च ज़्यादा हो रहा है, राजस्व कम हो रहा है, पैसा मिल कम रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, बजट मेरा बजट नहीं संभल रहा, मेरा बजट घाटे में जा रहा है, सरकार का भी जाता है। आगे देखते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत बनाए गए किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट पुनर्गठन अधिनियम 1971, नॉर्थ ईस्ट भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी प्रतिधारा पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 में ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इस अधिनियम के तहत बनाए गए। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? आर्टिकल 330, 342, 326, 331। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, 331 के तहत एंग्लो इंडियन को समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब ये संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत इनका नॉमिनेशन खत्म हो गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन है? आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताइएगा, स्वतंत्र क्वेश्चन बन के वो आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह के प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? प्रचुरतम मात्रा में अभ्रक यानी माइकाज, स्फतीय, फेल्सपार, स्फटिक, क्वार्ट्ज, पायरॉक्सिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, स्फतीय, फेल्सपार। ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? यानी आपको वर्ष बताना है। 45 से 46 वर्ष, 30 से 31 वर्ष, 85 से 86, 75 से 76। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 75 से 76 वर्ष की हैली धूमकेतु की आवधिकता होती है। आगे देखते हैं कि भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? खरीफ मौसम किसके साथ आता है? दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि निम्नलिखित में मेघालय के पठार का भाग नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेघालय के पठार का भाग नहीं है। देखते हैं पलामू पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। ये आपको पता ही है, ये 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार का हिस्सा है। और कौन सी हिस्सा नहीं है? यस, यू आर राइट, पलामू पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, त्र्यंबक पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे देखते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। जी हाँ, इसको देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 8वें भाग, 6ठे भाग, 10वें भाग, 4थे भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6ठे भाग के बराबर है। इसकी मैं एक रोचक बात बताता हूँ। जब चंद्रमा पर पहले व्यक्ति गए, इससे आपको याद रहेगा, चंद्रमा पर जब पहले व्यक्ति गए तो वहाँ पर क्या हुआ? जैसे यहाँ पर पृथ्वी हमको 6 गुना ज़्यादा आकर्षित करती है, वहाँ उसका 1/6 हो जाता है। तो वहाँ पर जब लोग वो जाकर के कूदे कि मैं चंद्रमा पर आ गया हूँ, तो और बहुत ज़्यादा उनकी जो छलांग थी बहुत ऊँची हो गई। लगा क्या गड़बड़ हो गया मामला? तो गड़बड़ कुछ नहीं था, बुकने यहाँ पता लगा आप कूदेंगे तो आपकी 2 फीट
2 फीट ऊपर जाएंगे, वहाँ आपको देंगे 12 फीट जाएंगे, आपको लगा स्प्रिंग लग गया, तो 1/6 वहाँ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ऑप्शन है शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मंगलुरु। कौन सा है? मंगलुरु, मंगलुरु और मंगलुरु। आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, इससे ऐसे लगे आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, यानी पूड़ी जो है वो कच्ची है, आधी पूड़ी कच्ची है। आंध्र प्रदेश का मतलब आधी, और कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, आधी पूड़ी कच्ची है, ऐसी पूड़ी बना के दी जो आधी कच्ची है। आगे देखते हैं कि किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाबलेश्वर उद्गम स्थान कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कृष्णा। कृष्णा का जो उद्गम है वो कहाँ है? महाबलेश्वर। कृष्णा कहाँ है? महाबलेश्वर में इसका उद्गम है। ठीक है, आगे देखते हैं, आयन मंडल के संदर्भ में, आयन मंडल पर क्वेश्चन है, आयन मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बहुत जरूरी है, नहीं ने याद रखा तो आंसर आएगा नहीं नहीं। ऑप्शन पहला है कि ये सौर और ब्रह्मांडी विकिरण द्वारा आयनित होता है। ये समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित है। इसमें आवेशित कण होते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये समताप सीमा स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर है, आयनोस्फीयर। आगे देखते हैं कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि निम्न कौन सा तांबा खनिज है? कौन सा तांबा खनिज है? तो देखते हैं, हेलाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और अजुराइट। तो इसका राइट, अब बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, तो इसका होगा, कौन सा आंसर होगा? अजुराइट, ऑप्शन डी अजुराइट। ठीक है, आगे देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंबर 1 धूपगढ़, अमरकंटक, जारगा, दिलवाड़ा। तो कौन सी है? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जाकर के इसे चेक जरूर कीजिएगा, इससे आपका रिवाइज ही हो जाएगा। उडुपी, मंड्या, कोडागू और हसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोडागू। कर्नाटक के किस जिले में? कोडागू जिला है। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, आपको पता भी है तो मुझे अच्छा भी लगा। बेतवा, गोदावरी, कृष्णा। तो कौन सी है? महानदी हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। आगे देखते हैं कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, किस पहाड़ी पर स्थित है? हर्षले, अनंतगिरी, नागरी, नल्लामाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनंतगिरी पहाड़ियों पर बोर्रा गुफाएं स्थित हैं। आगे देखते हैं कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा जिला है? उडुपी, मंड्या, कोडागू, हसन। तो किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कोडागू जिले में। ठीक, कोडागू जिले में स्थित है। देखो, अभ्यारण्य से क्वेश्चन, झील से क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह जैसे ये क्वेश्चन बार बार आया है, इसलिए इसमें 2 बार भी आ गया है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि झील से क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन, इनसे खूब आते हैं। इन पर हमें ध्यान देना है, जनजातियों पर ध्यान देना है, और उससे हमारे क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं कि सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल, ठीक है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और अरुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शुक्र। कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है वो ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में आता है। आगे देखते हैं, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों में को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेराइड्स, खगोलीय पिंड, तारामंडल, उल्कापिंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खगोलीय पिंड। क्या होगा? खगोलीय पिंड। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना?
अली वर्दी खान की मृत्यु का बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और सुजान खान। कौन बना? इसका बना है सिराजुद्दौला। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला जो है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद शासक बना। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसमें कौन से ऑप्शन है? 2001, 2005, 2009, 2013। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2005। 2005 में पारित हुआ और कई बार आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन पर ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इनकी इंपॉर्टेंसी हमें पता चल जाती है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1976, 1980, 1983, 1988। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको सही पता है 1980। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम से क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है किंग जॉर्ज पंचम, क्या नाम है? किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1923, 1906, 1917, 1911। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1911, ऑप्शन डी। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे और करता हूँ कि भारत में बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये आपको पता है, लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। आगे देखते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी जंक्शन थैली को क्या कहते हैं? पहले देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। कक्षक, अस्थिकंद, अंधात्र और अनुत्रिक। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अंधात्र। इसे कहते हैं अंधात्र। छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़े जंक्शन से थैली को कहते हैं। आगे देखते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो पहले देखते हैं कौन सा है। आमाशय, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो इसमें देखते हैं 4, 7, 8, 10। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7। 7 गणराज्य बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ये महत्वपूर्ण होगा ही। तो अगला क्वेश्चन है कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव, ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका क्या है? वाराणसी, सहजनवा, कुशीनगर, सारनाथ। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सारनाथ, इसका जो है आधुनिक नाम है। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का अपना महत्व है। 16 महाजनपदों से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? 5, 7, 8 और 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां स्थित थे। आगे देखते हैं तो इसका राइट आंसर 7, इसका राइट आंसर जो है वो 7 नहीं है, इसका राइट आंसर है 8। कौन है? इसका राइट आंसर है सी। 8 महाजनपद जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे देखते हैं कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में अवस्थित है? कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में अवस्थित है? नंबर 1 है गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु स्थित है। आगे देखते हैं कि चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित था? नंबर 1 इलाहाबाद, बांदा, बदायूं, बलरामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांदा। बांदा में जो है चेदी महाजनपद स्थित था। ठीक है, बी फॉर बांदा। आगे देखते हैं मल्ल महाजनपद से क्वेश्चन खूब आता है, इसलिए महाजनपद के क्वेश्चन यहाँ भी है। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो इनकी मैचिंग करवाई है महाजनपद उनकी राजधानी से। तो मल्ल महाजनपद गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, फैजाबाद। इसका राइट आंसर क्या है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर। आगे देखते हैं राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी।
सभी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये सभी से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाणकालीन स्थल से अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सराय नहार राय, कोल्डीहबा, लोहदा नाला क्षेत्र, चकिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोहदा नाला क्षेत्र, लोहदा नाला क्षेत्र से हुआ है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी की खुदाई, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो इसमें देखते हैं SR राव, यज्ञदत्त शर्मा, MG मजूमदार, प्रोफेसर GR शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर प्रोफेसर GR शर्मा, प्रोफेसर GR शर्मा इसका राइट आंसर है। बेलन नदी घाटी की खुदाई करवाई गई है। आगे देखते हैं कि मध्य पाषाणकालीन स्तर सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हुए हमें जनपद की जानकारी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, जो भी एग्जाम दे रहा है उसको होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ में सराय नहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई? लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई? नंबर 1 वाराणसी, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 मेरठ, नंबर 4 मुरादाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी अथवा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर आप दीजिए, एक करंट का क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखना, पुरा पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? नंबर 1 वाराणसी, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 इलाहाबाद, नंबर 4 इटावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इलाहाबाद, इलाहाबाद। पुरा पाषाणकालीन स्थित बेलन नदी घाटी का साक्ष्य कहाँ मिला है? इलाहाबाद जनपद में मिला है। वही इलाहाबाद जहाँ बच्चे UPSC की और PCS की तैयारी खूब करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न की अपनी महत्ता है। बेलन नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, लोहदा नाला क्षेत्र, कोल्डीहबा। तो धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं कोल्डीहबा से। कहाँ से मिले हैं? कोल्डीहबा। कोल्ड ड्रिंक तो मामला बनेगा नहीं भाई, तो धान की खेती के साक्ष्य कोल्डीहबा से। मुझे लगा चाय आय होगी तो मिला लेंगे धान की खेती, चाय भी मतलब कोल्ड ड्रिंक भी पीने वाली और चाय भी पीने वाली, लेकिन यह धान है, धान कोल्ड ड्रिंक का कोई संबंध नहीं। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भित्री अभिलेख लिखवाया था? भित्री अभिलेख जहाँ भी लिखवाएं तो हम उसके देख लेना चाहिए। काशी, गोरखपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर है गाजीपुर। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? महापुरुष वैसे कभी मरते नहीं हैं, वो अपना शरीर छोड़ते हैं। चलो खैर, शरीर ही छोड़ा, कहाँ छोड़ा? सारनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कुशीनगर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। भगवान बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध ने अपना शरीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छोड़ा। महापरिनिर्वाण इसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु को उनकी जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका देखें, आगरा, काशी, लखनऊ, मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मथुरा। कौन सा? मथुरा भाई, कान्हा वाला मथुरा, जहाँ कृष्ण कन्हैया का खूब जो है लट्ठमार होली बरसाना में खूब होती है, लट्ठ मारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये खुद ऑलरेडी यूपी PCS का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से, कि लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना। तो ये भी इस बहाने चलो हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली कहा जाता है, जहाँ खूब मूर्तियाँ हों? तो मथुरा, आगरा, मिर्जापुर, रेणुकूट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रेणुकूट। इसका राइट आंसर क्या है? देखो दोस्तों, ये रेणुकूट इसका नहीं है, इसका कौन सा है? इसका फिर से देखते हैं, मथुरा, आगरा, मिर्जापुर, रेणुकूट। अंदाज़ा लगाइए कौन सा हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाइए। मथुरा, मथुरा में सबसे ज़्यादा मूर्ति बनी है, तो भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली मथुरा है। ऐसे उपनाम से क्वेश्चन आते हैं, मुझे क्षमा करेंगे, मैंने एक बार गलत बता के फिर मैं सही बता रहा हूँ। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? किस वंश, वो आपको वंश बताना है। हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश। शुंग वंश ने जो है अयोध्या का शिलालेख लिखवाया। वो शिलालेख, आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शुंग वंश के शासकों ने किसका शिलालेख लिखवाया? अयोध्या का। तो सिक्के के दोनों पहलू देखिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। इधर का क्वेश्चन उधर कर दे,
गलत होना ही नहीं चाहिए। टोपरा, जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? बरेली, इटावा, बागपत, सहारनपुर। तो टोपरा कहाँ से था? ये बागपत से है। कहाँ से? बागपत से है टोपरा। आगे देखते हैं कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज की बात, चिन्ह की बात है तो हमें पता ही होना चाहिए कहाँ से लिया गया। लखनऊ से, सारनाथ से, प्रयाग से, मेरठ से। तो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन बी, सारनाथ से उत्तर प्रदेश भारत सरकार का राजकीय चिन्ह लिया गया है। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड के साक्ष्य, उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 लाल मृदभांड, नंबर 2 काला मृदभांड, नंबर 3 चित्र धूसर मृदभांड, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन आप बताइए कमेंट बॉक्स करके। मैं तो बता ही रहा हूँ, लाल मृदभांड। कौन सा? लाल मृदभांड के साक्ष्य जो हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक कालीन से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कि पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी? पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? नंबर 1 बरेली, नंबर बी फरखाबाद, नंबर सी एटा, नंबर 4 बदायूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फरखाबाद। कौन सा होगा? फरखाबाद। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? जैन धर्म का मुख्य केंद्र, जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? हमें केंद्र बताना है और हम केंद्र को बता के मानेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस को कि वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मथुरा। मथुरा, लेकिन मथुरा कैसे हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मथुरा। कॉमन सेंस से लग रहा है मथुरा नहीं है, लेकिन मैंने चेक किया है, इसका राइट आंसर मथुरा ही है। ठीक है, कई बार कॉमन सेंस हमारा नहीं काम करता है। अब अगर हम ये याद करेंगे रूसो रूस का था, नेपोलियन नेपाल का था, तो कॉमन सेंस से लग रहा है, लेकिन ये तो गलत है। रूसो रूस का ना था ना, तो नेपोलियन नेपाल का था। तो कॉमन सेंस बहुत जगह काम आता है, लेकिन हर जगह नहीं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरतमल, लियाकत अली, तात्या टोपे, कदम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बेगम हजरतमल। और आप बताइए लियाकत अली ने कहाँ का नेतृत्व किया? लियाकत अली ने नेतृत्व कहाँ किया? तात्या टोपे ने कहाँ का किया? कदम सिंह ने कहाँ किया? तात्या टोपे ने किया कानपुर से नेतृत्व किया। लियाकत अली ने कहाँ से किया? लियाकत अली ने बिहार से नेतृत्व किया। कहाँ से किया? बिहार से नेतृत्व किया। इसको आप चेक करके बताइए क्या मैंने बिल्कुल सही बताया है बिहार से किया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा लियाकत अली ने कहाँ का नेतृत्व 1857 के विद्रोह में किया। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया? नंबर 1 लक्ष्मीबाई, नंबर 2 लियाकत अली, नंबर 3 तात्या टोपे, फिर नाना साहब। तो किसे पेशवा घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। नाना साहब को क्या घोषित किया गया? पेशवा घोषित किया गया था। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? अवध का नवाब। नंबर 1 लियाकत अली, नंबर 2 ब्रिटिश कादिर बहादुर शाह खान बहादुर खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश कादिर। ब्रिटिश कादिर को जो है वो नवाब घोषित किया था। कहाँ का? अवध का नवाब। आगे देखते हैं कि ये देखो डिटेल सा क्वेश्चन आ गया है। मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से आंसर दीजिए। तो पहली है मरियम महल, अकबरी महल, हुमायूं का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? पहले तो हमें इसमें से हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें पता करना चाहिए कि हमें पता कौन सा है। तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। तो डी का हो जाना चाहिए 2। तो हम पहुँच गए इसमें। ठीक है, अब हमें पहुँचे शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा तो हमें पता चल गया। हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये हमें और बताओ। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। तो सी का हो गया 1। तो अब ये भी कट गया। ठीक है, अब हम इसमें और इसमें आ गए। हुमायूं का मकबरा इतना। अब हमें बता जाए मरियम महल। मरियम महल क्या है? फतेहपुर सीकरी में। ए का क्या हो गया? 4। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए कि जो आपको पता है पहले उसको हमें करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो गया सी। जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है, शेर शाह मकबरा सासाराम में है, और जो मरियम महल है वो फतेहपुर सीकरी में है। तो बचा अकबरी महल, वो कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो ही जाएगा। नहीं हो जाएगा? आंसर तो सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रांति हो गई तो प्रारंभ तो पता ही होना हमें चाहिए। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरठ। मेरठ से जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था।
मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो देखते हैं कहाँ है। आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, बी ऑप्शन। हमें लगता है कि ऑप्शन क्या है, लेकिन इसका ऑप्शन गलत मुझे लग रहा है, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा वहाँ नहीं है। आगे देखते हैं कि मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है। खुसरो का मकबरा, विभिन्न मकबरा आ गए हैं, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, इलाहाबाद में मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किस मुगल अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो ऑप्शन ए है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है शाहजहां। कौन है, शाहजहां ने अपनी राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि पंचमहल कहाँ अवस्थित है। पंचमहल कहाँ अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन कौन से ऑप्शन है, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, जो दवाई का महल, ठीक है, और ये सारे महल वहाँ स्थित हैं। अगला है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, नंबर 1 हमीम अहमद, नंबर 2 उस्ताद ईशा, नंबर 3 उस्ताद अहमद लाहौरी, नंबर डी उपयोग सभी। उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका कौन सा था, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। कौन सा, उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और भारतीय संसद का वास्तुकार कौन था, संसद और राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, नंबर 1 काशी, कालपी, काशी, उन्नाव, ग्वालियर। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में। कहाँ हुआ था, कालपी। ये कालपी है, कालपी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कालपी कहाँ हुआ था, कालपी, इनका कालपी में जन्म हुआ। तो कॉलेज में नहीं, कालपी में जन्म हुआ। तो कितना मतलब बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति की कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया। आगरा के लाल किले का निर्माण अगर हमें आपको ना पता हो तो फिर इसका मतलब जिन आगरा नहीं देखी हो तिन जन्म ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं हम लोग, इसका मतलब अगर आगरा नहीं पता। तो अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये किसने बनवाया, ये बनवाया शाहजहां ने। शाहजहां ने किसके लिए बनवाया, तो हमें ये भी पता है, अपनी पत्नी के लिए बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने आगरे के लाल किले का निर्माण, आगरे के लाल किले का निर्माण, एक मिनट। तो आगरे का लाल किला किसने बनवाया, ये 1 मिनट, इसको ये देखना है। आगरे के लाल किला है, हमें ध्यान रखना है। हम ताजमहल मेरे ध्यान में भी था, ताजमहल नहीं, आगरे का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने। किसने बनवाया, आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया। शाहजहां ने क्या बनवाया, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, अपनी पत्नी की याद में लाल किला नहीं बनवाया है। ठीक है, और ये आ गया क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का हम लोग वेट कर रहे हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो नंबर 1 जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। तो किसने करवाया ताजमहल का निर्माण, जिसका आंसर हम पहले गलत दे गए थे दूसरे क्वेश्चन में, वो सही है शाहजहां ने। ये अगर ऑप्शन में हो गया था तो बंटाधार हो जाएगा। आगे देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, कहाँ हमें याद रखना है, बुलंद दरवाज़ा आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली, लाहौर, सिकंदराबाद, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है सिकंदराबाद। कहाँ है, अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में स्थित है। आगे देखते हैं कि एतमादुद्दौला कौन सा है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, लाहौर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आगरा में। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा है। और अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा हम लोग अभी देख चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। इनके मकबरा याद रखना। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, इलाहाबाद में। इसी प्रकार से एक बार फिर से देख लेते हैं, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। इसी प्रकार से ताजमहल का निर्माण किसने करा, ताजमहल का निर्माण औरंगजेब कभी नहीं करवा सकता, शाहजहां। ठीक है, इसी प्रकार से आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, ये करवाया है अकबर ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर निर्माण कराने से इनकी मैचिंग भी आ सकती है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आगरा में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया। तो देखते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अकबर ने, जो है अकबर ने इसका निर्माण किया। किसने करवाया, इसका निर्माण अकबर ने करवाया। किसने, अकबर ने करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में
कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। क्या है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी पहली बार अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली बनाया? ये दिल्ली बनाया, ठीक है। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने, मीर बकी ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मीर बकी। कौन है? मीर बकी ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। आगे देखते हैं कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? मलिक सरवर, चिनकिलिच खां, फिरोज तुगलक, बाबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे हमारे घर में मेहमान आते रहते हैं वैसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। आगे देखते हैं अटाली मस्जिद कहाँ अवस्थित है? नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 आगरा, नंबर 3 हैदराबाद, नंबर 4 जौनपुर। तो अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला मस्जिद है दिल्ली में। कभी आइए अटाला मस्जिद और दिल्ली में देख के जाइए, दोबारा अगले क्वेश्चन को याद ही नहीं रखना पड़ेगा। मैं तो एक बार लाल किला गया था, मयूर सिंहासन वहाँ देख के आया था, जिसे चुरा ले गया था शासक, तो अब याद नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये देखो, ये है महाजनपद हैं, इनको उनके वर्तमान स्थानों से सम्मिलित करने हैं, कूट को कूटना है। ठीक है, अब देखो, पहला है वत्स, दूसरा है कौशल, तीसरा है पांचाल से मल्ल। देखो अब इनको मिलाना है, तो ये जो है इसमें मुझे सिर्फ एक तथ्य पता है, वो है कि कौशल जो है अयोध्या के आसपास है, अयोध्या को कौशल बोला जाता है। ठीक है, तो हमें ढूंढना है बी का वन कहाँ है। तो यहाँ पर है बी का 3, बी का 4, ठीक है, और बी का 1 सी में है, इसमें है बी का 1। तो काम तो वैसे भी बन गया है अगर कंफर्म हूँ मैं, फिर भी मैं चलो एक और दिलाऊँ। जो पांचाल है वो पांचाल कुरुक्षेत्र साइड में बोला जाता है, कुरुक्षेत्र जो है वो बरेली बदायूं की इधर साइड में है। तो सी का हो जाएगा 4, तो सी का 4 इसमें है। तो फाइनली सही कौन सा हो गया? हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से अगर आपको 1 या 2 पता है तो ऐसे सही हो जाते हैं। इसमें ये अपेक्षा नहीं होती कि हमें चारों पता होने चाहिए, लेकिन जो पता हो वो कन्फर्मली पता हो। यही अंदाजा लगाया कि कौशल अयोध्या के आसपास, वही गलत लगा लिया तो फिर पूरे सवाल गलत हो गया। आगे देखते हैं, सिराज-ए-हिंद किस नगर को कहा जाता है? ठीक है, नंबर 1 कानपुर, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो इसे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनपुर को। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता रहता है। इसे यूपी पीसीएस स्पेशल करके बोलते हैं क्योंकि जौनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं कि धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, प्रयागराज में, अवध में, सांची में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। सारनाथ में धर्म राज्य का स्तूप स्थित है। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी, प्रयाग, सिद्धार्थनगर, कन्नौज। देखो प्रयाग तो है ही, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था, तो कन्नौज इसमें होना तय है। ठीक है, कन्नौज होना तय, तो इसका इसमें डी होना चाहिए। और प्रयाग में, तो प्रयाग उसकी एक खासियत है कि प्रयाग में वो हर 6 साल पे जाता था, अपना सब कुछ दान कर देता था, अपने कपड़े भी दान कर देता था, फिर अपने सिस्टर से मांग से पहनता था। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इससे ऐसे याद रखना, कपड़े भी दान कर देता था, तो प्रयाग से संबंध खूब है, बहुत सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो अगला है समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कि काशी, प्रयाग, अवध और आगरा। इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर है प्रयाग। राइट आंसर क्या है? प्रयाग। आगे देखते हैं कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में किसने करवाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया। और एक दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया? या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन 4-5 तो आपको बोल दिए, आप एक तो जरूर कमेंट करिएगा, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। बताइए कि जामा मस्जिद किसने बनवाया? ठीक है, नंबर 1 बाबर, इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, अकबर ने बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। कौन सा है? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने करवाया है बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण। आगे देखते हैं इसी कड़ी में
कि सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश का पीसीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल पोर्शन से। अवध, दिल्ली, जौनपुर, पटना। इसका राइट आंसर क्या है? जौनपुर, 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 जौनपुर सरकी साम्राज्य की स्थापना की। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ लाइन है, ये क्वेश्चन ऑफ द वीडियो बोल सकते हैं इसे। आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शंस को देखते हैं कि इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने की, कि इब्राहिम लोदी ने की, कि फिरोज शाह तुगलक ने की, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की, कि सिकंदर लोदी ने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसमें से आने वाले क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। हमने लगा कि जौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ पर लिखा हुआ भी आए हुए हैं, कुछ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस तरीके से जो 100 क्वेश्चन के ये जो प्रैक्टिस सेट है, मुझे लगता है बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।